मतलब 10th क्लास तक तो देखो ऑल सब्जेक्ट रहता है, तो वो तो है ही, वो तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो बढ़िया चल रहा है। 11th 12th में क्या होता था, मेरे पे समय कम रहता था, तो मैंने टीम इकट्ठी करी है। कुछ टीचर्स बाहर से आ रहे हैं और कुछ टीचर्स काफी सीनियर हैं जो मेरे साथ जुड़ने को तैयार है, तो हम लोग एक टीम बना रहे हैं। जो टीम IIT JEE के लिए मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाई, तो कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजें हो रही हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में आप अच्छा स्कोर करो, मैं आपको बता रहा हूँ। आप, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, टेस्ट सीरीज के मेरे पेपर दो, फाइनल पेपर उसी में पूरा भूल जाओ तुम बाकी चीज। टेस्ट सीरीज का पेपर दो, पूरा पेपर छपा हुआ उसी में से, MCQ के MCQ, ऑप्शन भी एक भी इधर उधर नहीं होगा। जाओ, ऑप्शन भी सेम छपा हुआ आएगा, वहां पे आगे MCQ ऐसे लगेगा सर ले तो करवाया सर। एक MCQ बुकलेट आने वाली है आप लोगों की, दोनों की, सारे चैप्टर्स की कंबाइंड नहीं, चैप्टर वाइज अलग अलग, चैप्टर वाइज अलग अलग, लेकिन एक बुकलेट, एक ही बुकलेट में फिजिक्स के सारे MCQ, एक ही बुकलेट में केमिस्ट्री के सारे, एक ही बुकलेट में बायो के सारे MCQ, और एक बुकलेट में पूरे मैथ्स के जितने भी चैप्टर है आपके उनके सबके MCQ। ये आपको मिल जाएगी 17 अक्टूबर मेरे बर्थडे पे। तो MCQ अभी क्या करोगे उनका, अभी तो तैयारी तो अभी से कर लो, फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत जरूरी है। पूरा टोटल पूरे 1 to 20 पूरे चैप्टर जितने 19 16 चैप्टर हो गए। आगे बढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर 7। ABCD is a rhombus. Show that the diagonal AC bisect angle A as well as angle C. तो देखिए सर, ABCD क्या बोला उसने, रोम्बस बोला, तो पहले आप रोम्बस बना लो। बेटा आवाज नहीं करो। ABCD क्या है, एक रोम्बस है। गिवन क्या होगी बेटा, जल्दी से लिखिए। ABCD इज रोम्बस। और क्या बोल रहा है, टू प्रूफ क्या करना है बताइए, कि AC बाइसेक्ट करता है। आप बनाइए सर, डायगोनल AC बना दीजिए। तो डायगोनल AC मैंने बनाया, तो AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल, बेटा एंगल AB बाइसेक्ट हो रहा है और एंगल C भी। कोई दिक्कत, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अपन को क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको बताता हूँ, वो भी आपको समझ में आएगी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब आइए सर, प्रूफ। भाव्या, तेरे एग्जाम नहीं हुए अभी तक? ओके, ध्यान से देखिए। AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल, एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है सर, AB इज इक्वल टू BC है कि नहीं है ये बताइए। इन ट्राइंगल, सबसे पहले मैं कौन सा ट्राइंगल उठा रहा हूँ, इन ट्राइंगल ABC। मुझे बताओ AB इज इक्वल टू BC है कि नहीं। अच्छा ठीक है, तो AB इज इक्वल टू BC लिख दूं। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकता हूं। क्या प्रॉपर्टी आएगी, एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर, बोलो कोई प्रॉब्लम। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, तो एंगल 1 तो ये एंगल 2 हो गया। सुनना जरा ध्यान, बहुत ध्यान सुनिए। क्या ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 ले लूं उसको मैं। क्या एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बना देता हूँ उसको। इसका रीजन क्या है सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ गया सर।
कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। क्या हो गया सर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? भाई आप ध्यान से देखें, मैं आपको हर एक एंगल का नाम ले लेता हूं। बेटा ये डेयरी मिल्क है, तो जे डेयरी मिल्क है तो जे भी डेयरी मिल्क है, और जे डेयरी मिल्क है तो जे डेयरी मिल्क अपन को पहले से पता है क्यों, और ये डेयरी मिल्क है तो ये भी डेयरी मिल्क है, चारों डेयरी मिल्क है तो अलग अलग तो है नहीं। बात समझ में आई? यहाँ पे ऐसे समझ लो कि एंगल 1 एंगल 2 के सर बराबर है। स्क्रीन आपकी बार बार हिल रही है। बेटा ये बदमाश है ना, बड़ा चल चल सर सर। हाँ अब ठीक है, बस बस बस, अब नहीं लगी बेटा ये इसको बिल्कुल दीवार से इसको चिपका दो इसको, ठीक है? और लिख रहे हो ना तो जरा इसको नीचे रख के लिख लो, ठीक है? बेटा आप दिख रहा है आपको? वैसे मैं ये कैमरे का इशू कल शॉर्ट हो जाएगा आपका, बिल्कुल शॉर्ट, बढ़िया। नहीं वो महंगा आ रहा है बहुत, अभी इतना गरीबी छाई हुई है अभी, ठीक है? दीपावली पे गिफ्ट तू दे दियो मेरे को। अबे यार अभी बहुत खर्चा कर दिया, अभी कर दूंगा मैं, चिंता मत करो, ठीक है? मैं वो वाला कैमरा नेक्स्ट ईयर तक तो लग ही जाएगा, एसी का तो पक्का लग जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल 2 एंगल 3 हो गया, ठीक है? अब क्या बचा? आप अगर इन तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करोगे, देखो जरा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर, चारों बराबर हो गया बस, नहीं हो गए? एंगल 1 के बराबर, एंगल 1 4 के बराबर, और 2 3 के, तो 1 2 2 3, ठीक है? 1 2 2 3, और 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, और 1 4 के भी बराबर है, तो 3 भी 4 के बराबर हो गया क्या नहीं हो गया? भैया 1 4 के बराबर तो 3 4 के बराबर हो गया। यहाँ पर ऐसे समझ लो कि वैसे अपन जनरली क्या देख रहे हैं कि एंगल 2 एंगल 4 हो गया, समझ में आ गई बात? एक चीज और भी है सर, अगर AD इज इक्वल टू DC ले लिया जाए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसमें लिखूंगा क्या? सिंस AD इज इक्वल टू DC, therefore angle opposite to equal sides are ये ऑप्शनल लाइन है, लिख सकते हैं अपन, वैसे चाहे तो जरूरी भी है वैसे लिखना थोड़ा सा। क्या आपको यहाँ तक कोई परेशानी है सर? तो आपने ये चीज देखी कि ABCD क्या हो गया आपका? रोम्बस हो गया। रोम्बस होने की वजह से सारी साइड इक्वल है, तो आपने क्या किया, एक ट्राइंगल को पहले उठाया, दूसरे ट्राइंगल को यहाँ पे उठाया, आपने देख लिया कि सारे एंगल्स इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 1 इज इक्वल, अपन को क्या प्रूव करना था कि एंगल AC को BC को बाइसेक्ट करती है ना, सिर्फ इतना प्रूव करना था ना। वैसे ही वाली लाइन छोड़ दो, नहीं लिखोगे तो भी काम चलेगा, फालतू में क्यों बढ़ाओ? सिमिलरली का यूज कर लेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। देखो मैं अभी एक तरीका और निकाला है, देखो बात समझ गए कि नहीं? क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया? एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, देखो एंगल 2 एंगल 4 के तो बराबर हो गया, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 1 इज इक्वल टू, therefore angle 2 is equal to angle 4 from first and second, angle 2 from first and second अगर देखेंगे तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, और थर्ड से क्या है? एंगल 2 एंगल 3 के भी बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया। इसको बेटा आवाज नहीं करो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया ना, ये आ गया ये चीज, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये बाइसेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो बाइसेक्ट कर दिया कि नहीं? तो देयरफॉर अपन क्या लिखेंगे? अब एंगल 2 एंगल 4 के बराबर आ चुका है। अब देखिए
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के, तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया? समझ में आ गई बात? Therefore AC bisects एंगल A as well as एंगल C। फिर उसके बाद में अपन एक मैजिकल वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिमिलरली। सिमिलरली जैसे AC ने बनाया डायग्राम, ऐसे ही अपन एक डायग्राम और बना देंगे, सिर्फ डायग्राम बनाना बस, है ना। पहले अपन ने क्या किया था बेटा? पहले अपन ने A और C को ज्वाइन किया था ना। बताओ इसमें किसको ज्वाइन करेंगे? इसमें अपन BD को ज्वाइन करेंगे। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? इसमें हम BD को ज्वाइन तो कर रहे हैं क्योंकि अपन को BD वाले एंगल्स को दिखाना है, तो ये एंगल इसके इक्वल दिखाना है, तो ये एंगल इसके इक्वल दिखाना है, तो इनको ज्वाइन कर रहे हैं अपन। बस ये डायग्राम बनाना है ऐसे। फिर क्या लिख लेंगे? सिमिलरली दिखाई हुआ है डायग्राम बनाना, BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल, बताइए कौन सा एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल एंड, समझ में आ गया? देखो लिखने में थोड़ा लंबा जरूर लग सकता है, होने में बहुत सिंपल है। एक बार आप नोट कर लो, मैं आपको डायग्राम से 1 मिनट में समझाता हूँ, फिर से आपको समझ में आ जाए। डायग्राम से ये समझ लीजिए सर, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब ये एंगल 1 जो है ये एंगल 4 के इक्वल हुआ क्या नहीं हुआ? और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हुआ क्या नहीं हुआ? अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के, तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हुआ क्या नहीं हुआ? तो यही तो लिखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। और सुनो, अगर एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 के इक्वल, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 3 के। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया। तो जब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है बेटा, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? डायगोनल है जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को भी और एंगल C को भी। कोई डाउट है? बेटा मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताता हूँ, एक बार घर पे जाके आप उसको अगर 2 बार लगा लेंगे, एक बार अभी जाते समय लगा लो, एक बार क्वेश्चन आओ कोचिंग आने से पहले थोड़ा पढ़ के आओ, काम हो जाएगा। जाना होमवर्क में अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, तो जो मैं क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ ना, उन्हीं को लगा लिया कर तुम्हारा। बर्थडे का एक काम तुम और करना, जो बच्चों का कोर्स छूटा है बीच बीच में क्लासेस में डेट वाइज लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके आपके 9th क्लास के बैच में डलवा रहा। आप लोग डेट वाइज वो सारे के सारे लेक्चर्स प्लीज करते रहिए, उसमें पिछले महीने की सारी रिकॉर्डिंग अपडेटेड है, कल तक की सारी रिकॉर्डिंग शायद अपडेटेड है, कल तक की नहीं, 30 तारीख तक की, 30 तारीख तक अपडेटेड है। बाकी जो कल तक की रिकॉर्डिंग है और जो आज की रिकॉर्ड हो रही है वो भी 1-2 दिन में डल जाएगी। आप तो बस क्या है, फॉलो करते रहिए प्रॉपर, ठीक है। आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे, वो भी अभी मैं चालू करूंगा, MCQ वाले जो पहले होते थे ना डेली टेस्ट, वो चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, रोज 10 क्वेश्चन का टेस्ट आएगा, बढ़िया मजा आएगा, उससे आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम सर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ा जाए? नोट कर लो, नोट कर लो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ये चैप्टर बेटा बड़ा है, इसमें टाइम लगता है, इसमें हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। आप ये मान लीजिए कि 8.1 एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक क्वेश्चन आप पक्का देख लेना आपके पास, इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एक क्वेश्चन तो पक्का, चाहे आपके एग्जांपल में से आ जाए, चाहे 8.1 एक्सरसाइज से आ जाए। 8.2 अलग अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट थ्योरम, तो उसका एक अलग क्वेश्चन आता है। बहुत अच्छा चैप्टर है। और इसके बाद में सर्कल बहुत अच्छा चैप्टर है आपका। आपका देखो क्या कंस्ट्रक्शन है आपके सिलेबस में? मना कर दिया? वैसे होना चाहिए था, मैं तो करवाऊंगा सर्कल कंस्ट्रक्शन, और फिर क्या आएगा सर? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ट्रायंगल कट गया ना? ये तो कट है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ट्रायंगल तो कट है।
ये पक्के में कट हुआ, ये तो पहले से सिलेबस हटा दिया मैंने। हेरोल्ड्स फॉर्मूला हम कर ही चुके हैं, तो उसको हम लिख लेंगे। आपका सर्कल चैप्टर इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी, ये तो बेटा विद इन अ वीक खत्म हो जाएगा, 3 टर्म में खत्म हो जाएगा। इसका लोड नहीं है, इसकी शीट वगैरह भी कुछ नहीं जाती है, नॉर्मल रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये एक बड़ा चैप्टर है आपका, जिसको हम बहुत प्रॉपर समय देंगे। हो सकता है हम इसमें आपको 15 टन भी दे दें, 12 से 15 टन आराम से। टर्म की बात करो तो 1 महीना पूरा ये खा जाएगा आपका। कंस्ट्रक्शन 2 टन में खत्म करवा देंगे। और आपका सर्कल जो वैसे तो ही कट है, अगर होगा आपका तो हम करवा देंगे। सर्कल आपका जो है ये अच्छा चैप्टर है। सर्कल इसलिए पढ़ लिए क्योंकि सर्कल 9th में भी काम आता है, 10th में भी आता है बेटा, 11th में भी आता है और 12th में भी आता है। ठीक है, अगर आपने मैथ्स लिया, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग लेंगे भी, तो आपको सर्कल बहुत, कितने लोग लेना चाहते हैं मैथ्स सब? बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर आप मैथ्स लेना चाहते हैं, बायो वाले कॉमर्स, नहीं कोई टेस्ट, किसी भी सब्जेक्ट में कोई बुराई नहीं है सर, आपको जो अच्छा लगता है वो लीजिए, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको जिस फील्ड में जाना है आप वो सब्जेक्ट लेंगे, उसमें कोई बात ही नहीं। तो सर आपका हम कोशिश करेंगे, आपका सिलेबस हम नवंबर अक्टूबर, अक्टूबर हो गया, अक्टूबर और ये नवंबर, आपका नवंबर 30 नवंबर तक निपटा देंगे सर सिलेबस आपका। हाँ बेटा, तुम्हारे स्कूल वाले और हम में अंतर है बेटा। हम क्या है ना, हम अपने प्रोफेशन से बेईमानी नहीं करते, हम पढ़ाएंगे ईमानदारी से, आपको एक एक क्वेश्चन करवाएं, छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए सर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, लिखा हुआ है ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C so that ABCD is square and the diagonal BD bisects angle B as well as angle O। सर आपको क्या दिया हुआ है सर, उसने क्या बोला, एक रेक्टेंगल है बेटा। ये क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखें कि हमको करना क्या है, वो पता होना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, कल भी मेरे को तुम्हारी हरकतों का पता चला, ठीक है। थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी तो बकवास हुई है यहाँ पे। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बुरा मारूंगा, और कोई मतलब नहीं है। आप लोग क्या करते हो, क्लास डिस्टर्ब करते हो, जो भी 2-4 क्लास डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, अभी से सुधर जाओ, ठीक है। तो तुम्हारे पेरेंट्स को बुला के तुम्हारी माइंड ढंग से बनवा दूंगा, सीधी सी बात। आपको क्लास में कोई भी बदतमीजी करनी है, बिल्कुल मेरी क्लास में आने की जरूरत नहीं। आराम से रोड पे, वहां पे मेन रोड पे जाओ, वहां बदतमीजी करो आराम से, ठीक है। किसी को बताना भी मत कि मेरे यहाँ पढ़ने आ। तो मेरे यहाँ पे अगर बदतमीजी की तुमने, मेरे को पता चला तुम बहुत बुरा मारो। बड़े होते जा रहे हो, 10वीं क्लास में अगली साल, अभी जाना टाइम नहीं है आपको, 5-6 महीने में आप 10वीं क्लास में आ जाओगे। 10वीं क्लास का बच्चा अपना डिसीजन लेता है लाइफ का सबसे बड़ा, कि हमको है ना कौन सा सब्जेक्ट लेना है। मैच्योरिटी का पीरियड आ रहा है। शरारतें आपकी ठीक है अपनी जगह पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शरारतें करना बिल्कुल बंद कर दो, मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन एक मैच्योरिटी का भी सेंस आपके अंदर होना चाहिए। सेंस ऑफ मैच्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले साल आपको लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे पूछ के या पापा से पूछ के या मम्मी से पूछ के या बहन से पूछ के भाई से पूछ के उस डिसीजन को लें। आप में खुद में इतनी अकल होनी चाहिए कि आपको खुद की क्षमता होनी चाहिए कि हमको ये डिसीजन लेने में आप स्वयं सक्षम होने चाहिए कि नहीं, हमको तो ये सब्जेक्ट लेना है, इसी में हमको आगे बढ़ना है और इसी में हम जीत के दिखा देंगे। डिसीजन लो और करेक्ट प्रूव करो। ये बेटा आप मजाक समझ रहे हो। मैं क्या है, देखो आप लोग को आगे का फ्यूचर तो दिखता नहीं, मेरे को दिखता है ना सर, इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे को तो थोड़ा आगे का दिखता है ना भाई। जिस बच्चे ने यहाँ पे क्लास में बैठ के बदतमीज दिया, वो बदतमीज ही बना, और जो बदमाशी करते थे यहाँ पे आके थोड़ा सा उन्होंने सुधार की तरफ अपना रुख किया, तो वो यहाँ पे बोर्ड पे बढ़िया नामों के साथ में हमेशा के लिए अपना नाम अमर कर गए।
क्योंकि मोहल्ले में उनको बड़ी इज्जत से देखा जाता है, ठीक है। कईयों के यहाँ पर तो बैंड बजे बहुत, बैंड बाजा बहुत दमदारी से स्वागत वागत हुआ था, अच्छे से जब नाम मराए थे। तो आप लोग अगर उस लेवल पे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हो सर, तो नेक्स्ट जनरेशन क्लासेस आपकी हेल्प कर सकती है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो अपने लेवल पे देख लेंगे सर, तो सर मेरा कहना यही है कि कहीं पे भी बहुत जगहों पे आपको कोई भी पढ़ा देगा, मैथ साइंस कोई भी, बहुत बड़ी कोई बात नहीं, कोई भी पढ़ा देगा, एक्स वाई जेड, किसी भी दुनिया भर की कोचिंग है सर, कहीं पे भी चले जाओ कोई भी पढ़ा देगा। लेकिन सर आपको अगर पढ़ाई जिसको कहते हैं वो करनी है, टॉप करना है, जो एक डिसिप्लिन होता है उसमें रहना है, एक अच्छे से एक अच्छा परफॉर्मेंस करके अपने माता पिता का अगर नाम रोशन करना है सर, तो नेक्स्ट जनरेशन क्लासेस से बेटर कुछ नहीं है सर आप लोगों के लिए, सच में कुछ नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि इतना ध्यान और इतना सब एकाग्रता से काम जो होता है यहाँ पर, वो हर जगह पॉसिबल नहीं है सर। थोड़ा इस चीज की वैल्यू को समझें सर, जो आपको एक मौके मिलते हैं उनकी वैल्यू को समझना बहुत आवश्यक है। आप लोग अगर इसको नहीं समझते तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। एक समस्या बहुत, हम लोग अपने छोटे छोटे कृत्यों की वजह से अपना बहुत नुकसान कर लेते हैं, वो नहीं करना है आपको, याद रखना ये चीज। लिखा हुआ है एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। भैया एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल बोल दिया उसने, तो हमने रेक्टेंगल मान लिया, चलो भाई रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है और इसके डायगोनल जो है एसी, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को भी, एंगल बाइसेक्ट करने का मतलब आप समझते हैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मैं ये नहीं कह रहा कि एंगल ए एंगल सी के बराबर है, मैं कह रहा हूँ कि एंगल ए को ये वाली लाइन में दोनों पार्ट में डिवाइड किया। अब एंगल ए एंगल सी के बराबर क्यों है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में सारे एंगल्स कितने होते हैं सर, 90 डिग्री के होते हैं, समझ रहे हो बात को। तो अपने पहले अपन को ये एनालाइज करना होता है कि गिवन फिगर आपको क्या बोल के बता रहा है। जब भी कोई गिवन फिगर बनता होता है तो मुंह निकल आता है, और बोल बोल के बताता है आपको, क्या बोलता है कि भैया मैं रेक्टेंगल हूं, तो अपन क्या लिख देंगे उसका, गिवन लिख देंगे, गिवन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ठीक है। साथ में ये भी चीज लिखेंगे, AC bisects angle A as well as angle C। बेटा ये नॉर्मल रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता, नॉर्मली रेक्टेंगल में एंगल ए एंगल सी का बाइसेक्टर AC हो, ऐसा नहीं होता। तो प्रूफ क्या करना है इसको, तो प्रूफ करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ, भैया ये बोल रहा है अपने आप को रेक्टेंगल, लेकिन ये बदमाश है कि नहीं, क्योंकि ये कौन है, छुपा हुआ है भाई साहब, हमें पता नहीं था। इससे अपन उगल पाए, अब इससे अपन गोल गोल बोले, अच्छा अच्छा कौन है तू, क्या बोल रहा है, तू रेक्टेंगल है, ये क्या बोल रहा है ये, अच्छा ये रेक्टेंगल, रुक, एबीसीडी को स्क्वायर प्रूफ करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। स्टिल अब यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखते हैं एंगल 1, इसको लिखते हैं एंगल 2, इसको लिखते हैं एंगल 3, इसको लिखते हैं एंगल 4, कोई दिक्कत, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये गिवन है सर, सीधा गिवन लिख दो, आपको पता है ना कैसे गिवन है। भाई एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब दो पार्ट में बराबर में डिवाइड हो रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। एंगल सी भी क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये पार्ट इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया, आप समझ में। अब इसके बाद में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा क्या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोई डाउट नहीं है भाई, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल है, सब इक्वल होगा, ये होगा कि नहीं, सारे एंगल्स इक्वल हो गए। अब देखो, अच्छा हेंस यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, हेंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल। अब देखिए नाउ
बहुत ध्यान से सुनना भाई, एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 4 के लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कौन से ट्राइंगल में? इसको फर्स्ट मान लो, है ना, इसका यूज करेंगे। इन ट्राइंगल कौन सा? ए बी, एंगल 2 किसके बराबर है बेटा? यहाँ पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? फ्रॉम फर्स्ट। नहीं नहीं, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर अल्टरनेट इंटीरियर कैसे हुआ? वो तो ये नहीं, चारों एंगल बराबर है, चारों एंगल बराबर है, तो अपन को किस पे चाहिए? एंगल 2 की जरूरत है एंगल। क्या ये दोनों बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। सुनना ध्यान से, अब बहुत मजा आ गया, काम खत्म। चैप्टर अभी आपका ये क्वेश्चन खत्म होने वाला नेक्स्ट स्टेप में। तो इसका मतलब क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा नहीं होगा? बताओ क्यों होगा? वेरी गुड। सिंस साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये बात समझ में आई आपको? तो अब मुझे एक बार बताओ, क्योंकि ये रेक्टेंगल था ना, तो ये साइड तो इसके बराबर होनी चाहिए और ये साइड इसके बराबर होनी चाहिए। बट ए बी इज इक्वल टू क्या है? सी डी, और बी सी इज इक्वल टू क्या है? ए डी। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, इज इक्वल टू सी डी हो गया, और इज इक्वल टू ऑल साइड्स इक्वल आ गई। ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड इक्वल होती है वो क्या होता है? तो क्या हो गया? हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन टेढ़े में? हाँ बेटा, ये भी प्रूफ करना है क्या सेकंड वाले में? हाँ देखिए, सिमिलरली, समझ गए? अब सिमिलरली मत लिखना, लेकिन पूछो क्यों? क्योंकि अपन ने एंगल ए एंगल सी प्रूफ नहीं किया है, तो सिमिलरली हमें काम नहीं करेगा। समझ गए? ओवर एक्साइटेड मत हुआ करो। अपन अपन क्या करेंगे, बीडी वाला डायग्राम बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, मैं करवा देता हूँ। बस प्रूफ हो गया क्या? नहीं हो गया? ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। कोई कष्ट तो नहीं हुए सर? ज्यादा टफ नहीं है सर, बहुत इजी है। एक बार दिमाग लगाइए सर। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर गिवन है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर गिवन है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर ऑल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर ऑल्टरनेट इंटीरियर। कहने का मतलब है सारे एंगल्स क्या हो गए? तो अपन यहाँ तक लिखते लिखते पहुंच गए। अब सारे एंगल्स इक्वल हैं, इसमें ये वाला ट्राइंगल उठा लो, चाहे ऊपर वाला उठा लो, आपकी इच्छा है। मैं उठाया नीचे वाला ए बी सी। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। तो अगर एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है बेटा, एंगल 2 अगर एंगल 4 के बराबर है, तो उसके अपोजिट साइड्स कौन सी हैं? बीसी और एबी। एबी क्या हो गया? बीसी हो गया। अगर एबी बीसी के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया? ये साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इस वजह से तो बराबर है। ठीक है, अब ए बी बी सी के बराबर है, सुनना ध्यान से। ए बी बी सी के बराबर, बी सी के बराबर नहीं, मैं तो सी मैं तो ए डी के भाई सबके बराबर। ए बी गरम, मैं क्या कमजोर हूँ? मैं सी डी के बराबर। तो ये आपस में चारों के चारों क्या हो गए भाई? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है, तो ये इसके भी बराबर, तो ये सारे बराबर हो गए। तो ए बी सी डी चारों बराबर हो गए, इसका मतलब ये रेक्टेंगल नहीं रहा, क्या बन गया? तो अपन ने क्या लिख दिया? तो इसका सही रूप सामने आ गया तुम्हारे। ठीक है, बदमाशी कर रहा था ये, बदमाशी कर रहा था। हो गया? नोट कर लो जल्दी से। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे सर। अरे मेरा पूरा बोर्ड भर जाता है, तुम्हारा तो 2 4 5 लाइन में हो जाता होगा, इतना लंबा थोड़ी है। अच्छा तुम मुझे एक बार बताओ नहीं नहीं, तुम मुझे एक बार बताओ, ये सच में आपको लिखोगे किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप, आप रटो मत उसको,
आप अगर उसे रट रहे हो ना तो आपको लंबा लगेगा क्वेश्चन। आप सोचो समझो एक बार किसी क्वेश्चन के बारे में कि आपको गिवन क्या है, तो आप गिवन लिखोगे 2 लाइन निकल गई, टू प्रूफ क्या करना है वो लिखोगे 2 लाइन फिर से निकल गई, प्रूव करने के लिए शुरुआत करोगे 3 लाइनें लिखी फिर से निकल गई 3-4 लाइनें। तो भाई अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है, क्वेश्चन कैसे हो रहा है, किस पार्ट से लेके किस पार्ट तक अपन कैसे जा रहे हैं, ट्रांजिशन अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आप क्वेश्चन को आपको रटने की जरूरत नहीं कभी भी। आप क्या करोगे सीधा जी चार चैप्टर का हो गया, एक आपका कमर्शियल फिल्म करा दिया आपने, चलिए बढ़िया है। लेकिन ये बच्चों करा लेना क्वेश्चन आसान, किसी किसी में दी होगी किसी किसी में नहीं भी हो सकती है, जैसे इसमें नहीं दी। छोटा चैप्टर है तो नहीं दी, बड़ा चैप्टर था बच्चों को लिखने का तरीका सिखाना दो, सब है उसमें, कोई लोड की जरूरत नहीं। 4 चैप्टर है आपका, बढ़िया 4 है ना, रिप्रोडक्शन, एडिक्शन नहीं है क्या? एडोलेसेंस, वो तो ये होगा आपको फ्रिक्शन, 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 हाँ ठीक है एडिक्शन होगा फ्रिक्शन हो वो लेवल बेटर बस। इसमें उसने क्या गैप नहीं दिया। आप दे नहीं याद है एडोलेसेंस कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से, ये तो पता चल जाएगा आपको, यहाँ से बीच में एक पेज उसने नहीं दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। आप तो बता देना ये एडोलेसेंस डलवा देना है, वो तो पता चल जाएगा, एडोलेसेंस टू प्यूबर्टी और सब कुछ। फ्रिक्शन सारू, रुद्र मेरे भाई, ये आदत बुरी है सर, जो आपका एडिक्शन बहुत बुरा होता है सर। इसका सेकंड पार्ट आप कर लेंगे क्या, बीडी कैसे करोगे देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा समझ लो इस चीज को, मैं समझा रहा हूँ, बस हिंट दे रहा हूँ, आप करना आपको ही। भाई ये रेक्टेंगल है, आपको प्रूफ करना है कि बीडी बाइसेक्ट करेगा, तो एक डायग्राम अलग से बनेगा और बी से आप इसको ज्वाइन करोगे, ये हो गया ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, बी से आपने डी को ज्वाइन कर दिया। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो, ये वाला एंगल, कैसे करेंगे सर ध्यान दीजिए। भाई आपने अभी अभी इसको क्या स्क्वायर प्रूफ किया है, तो इसका यूज कर सकते हो, ये वाली बात मैंने आपको बताई हमेशा कि अगर 2 पार्ट हैं, बेटा गेट लगा दें, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। अगर 2 पार्ट हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, पहला पार्ट अगर आपने किया है तो उसमें जो मिला आपको उसका प्रयोग आप दूसरे पार्ट को सॉल्व करने में यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मान लीजिए दूसरा पार्ट है, उसका आप पहले पार्ट में यूज नहीं कर सकते, वो दूसरा पार्ट आपने अभी प्रूव नहीं किया, तो जो सीक्वेंस दिया जाता है उसी सीक्वेंस में प्रूव करना पड़ता है। लेकिन हाँ पहले का यूज दूसरे में, दूसरे का यूज तीसरे में कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे अपन को मालूम है एबीसीडी क्या है भैया, अगर एबीसीडी स्क्वायर है, मेरी बात को ध्यान सुनना, क्या ये सारे साइड्स इक्वल होंगी, तो ये साइड इसकी इक्वल होगी, तो ये एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, ठीक है। अब सुनिए जरा, ये साइड इसके भी इक्वल है, तो ये एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, और फिर ये बन गया ऑल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, फिर ये बन गया ऑल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 2 किसके इक्वल हो गया। भाई एंगल 1 एंगल 3 के बराबर आपका प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, क्यों, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया भाई सेक्टर, समझ में आया। अभी अभी कराया था, एक बार और देखो, एक बार देखो 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 देखो, ये आपका स्क्वायर ए बी सी डी, मुझे बताओ ये एंगल इसके इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर, अच्छा एंगल 1 एंगल 2 डाल दूं, अच्छा ये एंगल इसके इक्वल, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ, तो ये एंगल इसके इक्वल, तो ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए, हो गया बाइसेक्टर। ऐसे ही एंगल 3 के इक्वल क्या आएगा, एंगल 4, और एंगल 3 के इक्वल क्या है, एंगल 1, तो 1 और 4 दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, कर लेंगे।
ये क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी कराया है, जो इसमें रोम्बस था वैसे। जो पहला क्वेश्चन कराया था ना, बस रोम्बस की जगह अपन क्या लिखेंगे, स्क्वायर। पूरा छाप देंगे सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं करना उसमें। समझ गए? एक ऐसी वाला पार्ट हो गया, फिर कोई किसने बोला छुट्टी, जिसको जल्दी पड़ रही है निकल जाए। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 9। तो भाई ये क्वेश्चंस करके लाओ ना, होमवर्क चेक करा के जाओ। हाँ लाओ, होमवर्क चेक करा के लाओ। सर हाँ बेटा, सर इस संडे को कोई टेस्ट है क्या? इस संडे को एलाउंस फॉर्मूला का टेस्ट है, बी प्रिपेयर्ड। ठीक है सर। ए, आज तक कौन कौन था अलग हो गया? पूरे इसमें में ज्यादा उनको कर दिया। गुड, तो ये तो है ही, ये तो पूरा वही होमवर्क है। सही है, सही है सारी चीजें। हाँ सर। कर ली। और सर ये अकेला ही शुरुआत कर नहीं पाया। नहीं इसे क्लास चल रही थी, उसके लिए मैं काम नहीं कर पाया। ड्रामा आई थी, होमवर्क पता नहीं था। सब संडे को टेस्ट का टाइमिंग कितना एलाउंस है? फॉर्मूला सुबह। सुबह कितने बजे? सॉरी सर, क्योंकि मेरे पास 2 नंबर थी जिसका व्हाट्सएप ग्रुप है, वो नंबर दिल्ली में छूट गया। ऐड करवा देना। सर मेरा वो नंबर दिल्ली में छूट गया। अरे तो दूसरा तो होगा, मैं करवा दूंगा ऐड। मैडम को बोल देना 983 वाला नंबर 7। और कौन करेगा? एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो घर पे आके करके दोबारा ट्राई करो। कितने की है? आ गए? हाँ सर ये रहा 1 2 3 4 सब खुद की है। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, बस उसकी चेकिंग चल रही है। हो सके तो 13 तारीख से थोड़ा पहले हो जाए। बेटा चेकिंग चल रही है, चेकिंग में वो क्या है, क्वेश्चन आंसर है, नोट्स में मिसप्रिंट हो, टीचर पढ़ाता है, सामने समझ में आ जाती है। क्वेश्चन आंसर तुमको रॉन्ग दे दिए, तुमने रट लिए, प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको तसल्ली से करने का। अगली साल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 10th का तैयार हो गया हमारा सारा मटेरियल। तो 9th में थोड़ी प्रॉब्लम है, अभी 2 4 5 दिन रुक जाओ, मैं जानना नहीं, मैं बहुत जल्दी करवा रहा हूँ। 8 से 10 लोग लगे हुए हैं। थोड़ा फीस सबमिट कराओ पहले तो, कब करा रहे? बोलो जल्दी से। 10 तारीख बेटा बहुत लेट हो रहा है, इतना लेट नहीं हमारे यहाँ पर अलाउ नहीं होता। 3 दिन 4 दिन 5 दिन महीना आता है। फीस चल सर तो क्वेश्चन किया यहीं पे हुआ क्वेश्चन। एक छोटा है। पढ़ना शुरू कर दे थोड़ा, पढ़ना शुरू कर दे। अब क्या तेरे सीधे निकलेंगे भाई? अरे डीपी भी कर ली। अरे वाह, डीपीपी कर ली, कम मॉर्निंग पढ़ाओ। अरे सर सर हाँ सर डाल दी आप चेक कर लीजिए। डीपीपी करी हाँ डाल तो दी सर। और बहुत गंदी राइटिंग, सुधार ले, सुधार ले। मैंने शत्रुघ्न सर को बोली तो उन्होंने कल एग्जाम है। तो मैं तो कल ही एग्जाम है सर, अब यार फ्री हो रहे हो तो आ गए। सर से मैंने बोला तो उन्होंने बोला कल पढ़ाऊंगा, तो मैंने बोला कल तक एग्जाम है, तो उन्होंने बोला नहीं फिर नहीं। कुणाल, कुणाल ये देखना, ये करवा पाओगे तुम क्या? सब तो पढ़ गए और चेक ही नहीं कराया किसी ने। बेटा बेटा जल्दी घर पहुंचे, जल्दी घर, लेट हो रहा है। हाँ वो पेपर डाला ऊपर में, कौन सा?
अभी नहीं भेजे, कल कल वो तो बस इसमें थोड़े से चेंजेस करवाए हैं, पेपर में बना रखा है, कल तो 100% मिल जाएगा। बुकलेट आ गई सर, ले लीजिए। अरे बुकलेट पटवा देना। आवाज है बंद सर, आवाज ऊपर थोड़ा सा कुछ लगाएं सर, आवाज नहीं। आज ही सबमिट है शशि राज का only 5,000 submit ये पेंडिंग वाले, इनको भी बोलो सबमिट कराना। चीटा मारते अपडेट काफियों की है, काफियों की रह भी गई है, ऐसी बात नहीं। 5,000 अंशुल शर्मा, ये कौन, इसको भी पूरा लो। आकाश पाठक, इसको भी बोलो, सबको बोलो। चलो किसको देनी है? अभी तो बांट दो, आज बांट दो सबको, और आज बांटने के बाद में अभी साइंस के नोट्स अभी तो आए, नोट्स के नोट्स आने, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, बुकलेट में सबको बंटवा रहा हूँ, ठीक है? तो ये लास्ट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, मतलब लास्ट में समझ लो, फीस का मैंने देखना बंद कर दिया, ठीक है? वो मेरे हाथ से गया, मेरी तरफ से लास्ट आप लोगों के लिए, मतलब जो मैं देता हूँ ना, जिसकी फीस सबमिट नहीं है उसको भी देता हूँ लास्ट में, मजे करो। क्योंकि इसके बाद में ना मैं सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान दूंगा, मैं सिर्फ पढ़ाने पे, तो क्या वो भी एक डिस्ट्रैक्शन होगा, बार बार पीछे हो गया, वो हो गया, ठीक है मैम? अभी लास्ट मेरी तरफ से आपने लास्ट बांट दिया, इसके बाद पापा से आप बोल देना जैसा भी आप। आदिश, अभिनव, आदित्य दुबे नहीं आया, ये काफी दिनों से गायब चल रहा है, इसका पता करो। अब आदित्य दुबे, आकाश पाठक, अंशुल शर्मा, अनुष्का गुप्ता, अर्नवी साइंस, आर्यन एग्जाम, अश्लेषा प्रेजेंट सर, ऑनलाइन हूँ। लाइन, भविष्य, चैतन्य, दीक्षा, दीक्षा, दीपिका, ध्रुवी, ईशानिका, गरिमा, आर्य, गौरव, हर्ष, हर्षित, हर्षिता, हिमांशी, हिमांशी, प्रेजेंट सर। इशिता, इशिता, जील, केशव, कृतिका, कृष्णा, कुणाल, मधुर, लग गई एब्सेंट, मानसी, मुनेन्द्र, नकुल, निमिष, नितिन, पराग, प्रांजल, प्रथम, प्रिंस, प्रदर्शनी, राधिका, रजनी, रुचिका, रजनी, रजनी, सानवी, सार्थक, सानवी, 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 सार्थक, शौर्य गुप्ता, शौर्य ओझा, शिवम, सोनिका, प्रेजेंट सर। सोनिका इसके पावर में बाकी का बात नहीं है, ऑफलाइन अपने वो बोला हो जाता होने लगी। अरे सर, अरे ऑफलाइन पता चल जाएगा हो जाएगा। तनेश, विभूति, यश अग्रवाल, यशराज,
साइंस। युवराज माहौर, युवराज, दीपांशु, प्रेजेंट सर। इसको भी चर्बी चढ़ी है बहुत, तो बेटा देखता हूँ भूमि, रिएक्शन ऑनलाइन जी लगा दूं। एक और 10 नहीं है उसमें कितने 30 31 आया नहीं सार्थक बोल रहा 20 का बोलो निकाले 12 का बोलो। ठीक है वैसे अब आप जानो मैं तो आपसे रिपोर्ट लूंगा पापा लेंगे हो क्या करना। सृष्टि मैम ये सृष्टि इसमें आ रही है हमेशा आ रही है वो उस वाले बैच में अब नहीं आएगी क्या इसमें ही आया करेंगे चलो ठीक है चेंज कर देंगे अगले से अगले महीने कर देना इस महीने चल रहे चलो सर बुकलेट मिल गई सर ओपन कीजिए ओपन कीजिए सर बात को ध्यान से सुनिए और आपका सिलेबस खत्म करने का टारगेट हमने 30 नवंबर रखा है क्योंकि 1 दिसंबर से हमारी टेस्ट सीरीज चालू हो रही है ठीक है और 1 दिसंबर से टेस्ट सीरीज चालू होने का मतलब ये है कि सर जो भी बच्चे हमारे यहाँ पर टॉप करते हैं सर और टॉपर उनको ये टेस्ट सीरीज बनाती है सर ठीक है सर हम कितना भी आपको पढ़ा लें आप रहोगे नालायक के नालायक ठीक है उधर ही नंबर आएंगे 40 में से 21 और 13 से 21 आ जाएंगे तो खुश हो जाओगे है ना ऐसे कुछ नहीं होते हमेशा ये कोशिश करो कम से कम मार्क्स कटें तो आपको अपनी गलतियां कहाँ से पता चलेंगी सीधा एक्सपेरिमेंट करके जैसे आपने अभी हाफ ईयरली एग्जाम में एक्सपेरिमेंट कर लिया उससे आपको पता चला कि आपके कहाँ गलतियां हैं वो एक्सपेरिमेंट नहीं वो तो सीधा खेल हो जाता है अपन को क्या चाहिए सर अपन को ये चाहिए कि अपन जब टेस्ट पेपर देने जा रहे हैं तो हर तरह के सिनेरियो हमारे ऊपर सारे टेस्टेड हो चुके हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा उधर बेटा बेटा जगह है नहीं है यहाँ पर उधर बेटा उसके लिए आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग आप एक टेस्ट जरूर दें हर चैप्टर का तो चैप्टर वाइज हमने दो टेस्ट लिए जाएंगे एक पुराना एक नया ये हम 1 दिसंबर चालू करेंगे आपका अगर सिलेबस 30 नवंबर को कोशिश हमारी 30 नवंबर की हो सकता है बेटा कोई टॉपिक कंप्लीट ना हो पाए हो सकता है थोड़ा खिसक जाए 5-10 दिसंबर 15 दिसंबर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्लासेस आपकी यथावत चलती रहेगी क्लासेस में कोई चेंज नहीं आप ये सोच रहे हो कि आपकी 1 दिसंबर से क्लासेस बंद हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है आपकी क्लासेस टिल द डे ऑफ एग्जाम चलेंगी जैसा मैंने आपको पहले ही बोल के रखा अब हम लोग करेंगे क्या है उसमें ये करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे चैप्टर आपको रिवीजन कराएंगे और जो हम रिवीजन कराएंगे जैसे वो रिवीजन कंप्लीट होगा 2 दिन छोड़ के टेस्ट ऐसा रहेगा हमारा सिस्टम हमने करा दिया रिवीजन करा दिया तो अब टेस्ट तो लेना बनता है ना तो जब आपके ये टेस्ट और रिवीजन आपका दिसंबर में पूरा कोशिश है 15 जनवरी तक हमारा टेस्ट रिवीजन सब कुछ कंप्लीट हो जाए फिर 15 जनवरी के बाद में आपके 5 मेगा टेस्ट मैथ्स के 5 मेगा टेस्ट साइंस किए जाएंगे ठीक है कोशिश करेंगे हम 15 जनवरी या 10 जनवरी तक निपटा लें आपके 2-2 चैप्टर के टेस्ट अगर अपन इकट्ठे 2-2 3-3 चैप्टर के लेके लेंगे तो मुश्किल से 5 या 6 टेस्ट मैथ्स के 4 या 5 टेस्ट साइंस के बड़े बड़े चैप्टर होंगे तो एक बड़ा एक छोटा चैप्टर एक पुराना एक नया चैप्टर इस तरह से कुछ बनाएंगे हम तरीका बनाएंगे तो बहुत ज्यादा मतलब काम चल रहा है ठीक से सारी चीजें हो रही है रेगुलर क्लासेस भी हो रही है अब आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी मैथ्स में आपको जो भी चैप्टर चालू करना है उससे पहले ये बुकलेट खत्म करना बहुत जरूरी है फिर हम लोग सर्कल चालू करेंगे फिर जब हम एरिया रिलेटेड चालू कर देंगे सर्कल के बाद में तो हम सरफेस एरिया पे जंप करेंगे स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी नहीं समझे क्योंकि एरिया रिलेटेड मतलब एरिया के बारे में पढ़ा तो वो पूरी यूनिट खत्म होनी चाहिए तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम खत्म होगा उसके बाद क्लियर बात समझ में आई ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं सर अब आपको क्या करना है सबसे पहले समझना है कि आज जो मैंने आपको बुकलेट दी है वो उसका फॉर्मेशन थोड़ा सा डिफरेंट है सर उसके फॉर्मेशन में मैंने थोड़े से इम्प्रूवमेंट किए तो क्योंकि एमसीक्यू भी आपके आ रहे हैं तो मैंने एमसीक्यू डलवाए हैं
ठीक है। और एक ये तो इसमें डलवा दिए वो है, एक एमसीक्यू बुकलेट आपकी अलग से डिजाइन की जा रही है, इसमें सिर्फ एमसीक्यू होंगे पूरे साल के, जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे एमसीक्यू वो आपको पकड़ा दी जाएगी बुकलेट। उस बुकलेट को आपको उड़ाना रहेगा, 400-500 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, एक बुकलेट में 2 बुकलेट रहेंगी, मैथ्स की अलग, साइंस की अलग। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे ना दिया है, मतलब ऐप पर टेस्ट ले लिया जाए, तो ऐप पर टेस्ट रख सकते हो, 20-25 हजार क्वेश्चन वहाँ पे अपलोडेड है मैथ्स और साइंस। रही बात सोशल की, सोशल का आपका टेस्ट होगा, वही टेस्ट आपको तैयार कर लेना है, उतना काफी है। जो आपके टेस्ट होंगे ना मेगा टेस्ट, वो आपको तैयार कर लेना, उतना काफी है। और मेगा टेस्ट के अलावा जैसे बीच में हमारा कोई रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो हम एसएससी का टेस्ट आपका डाल देंगे, तो वो आपको देना कंपलसरी होगा। पहले वॉलंटियर करना पड़ेगा, अपने आपको बताना पड़ेगा, हम आएंगे तभी हम प्रिंट का कॉस्ट मतलब प्रिंट करवाएंगे, नहीं तो पता पड़ा कि हमने 100 प्रिंट करा लिया, आ रहे 40 चले, नुकसान होता है फालतू में। मैं तो चाहता हूँ टेस्ट सीरीज में आप चाहे मैथ्स पढ़ते हो, चाहे आप साइंस पढ़ते हो, चाहे आप एसएसटी पढ़ते हो, आप सारे टेस्ट हो, आपको क्या करना, प्रिपरेशन तो होती है ना। इवन मैं तो इंग्लिश और हिंदी का भी टेस्ट लेने का प्लान कर रहा हूँ, मुझे तो ओवरऑल टेस्ट मतलब है, इसलिए तो मुझे मतलब थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। आपको बेटा अगर आपको ऐसे नाम छपवाने अपने, देखो सर मैं तो 8 साल का, आपको 5 साल का रिजल्ट आपके सामने आओ, देख लो आप 1920, ठीक है, और वो क्या 1890, उससे पहले 2021, दिख रहा है, सारे रिजल्ट आएंगे आपके पास, देख रहे हैं, ये इनमें नाम छपा है तब कोई मजा है। और इस साल 5 जो टॉपर्स थे उनकी बढ़िया रखी हुई है बनी हुई, वो चिपकवानी है, एक आध दिन वो भी चिपक जाएगी, तो एक आध दिन बनी, एक आध महीना लगेगा अभी तो, ठीक है, तो वहां पे चुपकेगी बिल्कुल एंट्रेंस बढ़िया इस साल के टॉपर, वहां पे एक क्वेश्चन मार्क लगते तुम्हारी में होगी, एंड यू उस पर लगेगी जी, ठीक है। और बढ़िया तुम लोग अच्छे टॉप करो, इसलिए करो क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जरूरी है, इससे क्या होगा सर, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये चीज को आपको थोड़ा समझना चाहिए कि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है आपके आगे के एकेडमिक करियर के लिए, ठीक है। आपको अपना सब्जेक्ट लेना है अगली साल 11th में, ठीक है। और एक बहुत बहुत अच्छी बात और है कि अभी तक हमको जाना जाता था कि हम सर एकेडमिक्स क्लास 10th तक पढ़ाते हैं, 11th-12th में सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं, इस तरह से हमको जाना जाता था। अब हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं इस साल से। अगले साल से जो हमारे पास में एक नया कोर्स इंक्लूड होगा, 11th-12th मेंस एंड एडवांस। इस ग्वालियर शहर में ही नहीं, पूरे इंडिया में जो मैं पिछले 4 या 5 साल से देख रहा हूँ, मैथ्स में 11th-12th में टीचर्स का और आईआईटी में जो बच्चे compete कर रहे हैं उनका, किसी भी कोचिंग पे आप किसी बच्चे से बात करेंगे, अगर वो ऑनेस्टली बात करेगा आपसे तो वो ये बोलेगा कि हमारे मैथ्स टीचर में हमको समझ में नहीं आता। 11th-12th की मैथ्स थोड़ी टफ हो जाती है, जेई मतलब अगर आप मैथ्स मैथ्स कितने लोग लेना चाहते हैं 11th क्लास में, हाँ मतलब ऊपर रेज एंड सब दे कम ऑन 70% मान लेते हैं, 70% लोग मैथ्स लेना चाहते हैं, ठीक है। आप में से कितने लोग आईआईटी के लिए जाना चाहते हैं, मतलब वो फॉर आईआईटी या फिर नहीं मतलब एडवांस मैथ्स के लिए पढ़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, बच्चे के मैथ्स फिजिक्स में कितने नंबर आ रहे हैं 77, मैथ्स में कितने नंबर आ रहे हैं 27, ऑल इंडिया रैंक लग रही है सर 21। ये 1 आउट ऑफ 120 है सर, तीनों पेपर 120 के होते हैं, फिजिक्स में 77 मार रहा है और मैथ्स में कितने मार रहा है 27, तब भी रैंक कितनी लग रही है सर, एआईआर की बात कर रहा हूँ सर, ईडब्ल्यूएस रैंक देखी जाए तो 200 के आसपास। मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा फैक्टर है जिसको प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर आपके मार्क्स मैथ्स में अच्छे हैं तो आपकी रैंक तेजी से बढ़ती है। अगर इसने 77 मैथ्स में भी स्कोर कर लिए होते, अंडर 100 रैंक पॉसिबल थी सर, ये हमारे ग्वालियर का सिनेरियो है। उसकी ऐसी तेजी हुई किसकी वजह से सर, मैथ्स की वजह से। तो जब मैं ये बात मेरे को पता चली, मैं रिसर्च इतनी करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, मेरे को ये सब पता चला, तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि मतलब मैथ्स का स्तर इतना गिरा हुआ है। मतलब देखो 10 तक तो हमने
पढ़ाए हुए सर, हम दम से पढ़ाते हैं तो हमारे साथ में जितने टीचर हैं उनको भी दम लगानी पड़ती है, नहीं तो काम नहीं चल पाता उनका। सर क्या है कि 10वीं क्लास तक तो हमारा बहुत नाम ये वो, अरे अंकुर सर के यहाँ पे जाओ कोई दिक्कत ही नहीं है। पर 11वीं 12वीं में मैं एकेडमिक्स समय नहीं मिलता था मेरे को, तो एकेडमिक्स करता था मैं। एकेडमिक्स में क्या हुआ, अगर कॉम्पिटिटिव के लिए आया तो हम कह देते थे कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, आकाश चले जाओ, बिट्टी चले जाओ। लेकिन सर सत्य वचन है ये, आप लोग अगर चाहो तो आपके कोई बड़े भाई बहन पढ़ भी रहे हो तो उनसे आप डायरेक्ट पूछ लेना, मैथ्स में डब्बा गोल है। चाहे आप कोई सी भी कोचिंग का नाम ले लो, बड़ी से बड़ी, ग्वालियर से, मैं गलत कह रहा हूँ? झील झील को, क्योंकि झील का बड़ा भाई मेरे पास ही पढ़ा है और शायद उसका मैथ्स में हालत खराब चल रही होगी अभी, अब थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन फिर भी हालत खराब थी कि नहीं थी ये बताओ। तो सर अब जो हम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, वी कैन ब्रिंग अप अ गुड टीम। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक यूजीसी नेट होता है सर, ये पीएचडी का एक एग्जाम होता है, उसके ऑल इंडिया 3rd रैंकर और एक बहुत ज्यादा सीनियर टीचर नेक्स्ट जनरेशन क्लासेस के साथ जुड़ रहे हैं और टीम है 2-3 लोगों की। और तो कुल मिला के नेक्स्ट जनरेशन क्लासेस अगले साल से 11th 12th जेई मेंस एडवांस, चाहे आप कहीं पढ़ रहे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आकाश पढ़ो, रेजोनेंस पढ़ो, फिर जी पढ़ो, जहां तुम्हारी इच्छा है वहां पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है, इंडिविजुअल टूच कोचिंग भी लगा सकते हो। अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी मैथ्स में सुधार चाहिए, हम हैं, हम ग्वालियर में, और ग्वालियर में मैथ्स की शिक्षा का स्तर अगली साल से सुधार होगा, टेंशन नहीं। कह दिया 11th 12th, आज तक बोला था कभी नहीं बोला, बोला कुछ सोच समझ के बोला, ठीक है सर। अगर आपको गड़बड़ है मैथ्स में, लगता है कि नहीं इंडिविजुअल टीचर्स पे जा रहे हो, अच्छी बात, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अच्छी बात, कहीं पे ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं मैनेज नहीं कर सकता, नाटक होते हैं टीचरों के, मैथ्स मैं मैनेज कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी स्वयं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। कुछ टॉपिक्स होंगे मैं भी पढ़ाऊंगा, कुछ टॉपिक्स होंगे सब लोग लेंगे, पूरी टीम है, सारा सिस्टम है। लेकिन ये स्ट्रिक्टली नेक्स्ट जनरेशन क्लासेस हाउस ऑफ मैथ्स, नेक्स्ट जनरेशन क्लासेस हाउस ऑफ मैथ्स। इसके अंतर्गत आपको 11th 12th एकेडमिक्स, एनसीईआरटी, जेई मेंस एंड एडवांस, और हमारी एडवांस ज्यादा शानदार है, लोगों की क्या है मेंस तक उनके प्राण निकल जाते हैं, हम लोग एडवांस से स्टार्ट होंगे, ठीक है सर। ये सिनेरियो है अगली साल का 11th क्लास, अगली साल से हम अपना पहला बैच पढ़ाएंगे। अब जो भी आपको लगता है अगल बगल में जो भी आपको नेगेटिविटी मैथ्स को लेके लगती है, एक बार आप 10 डेज का डेमो लेके देखें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। 10 दिन पढ़ के देख लें, कोई दिक्कत नहीं, जिसको भी 11 में प्रॉब्लम आए, मैं अपने बच्चों को पहले बता दूं, मैंने कहा दुनिया को बाद में बताऊंगा, पहले अपने बच्चों को बता, ठीक है सर। तो ये अपन कर रहे हैं। बुकलेट आप देख रहे हैं सर, लेवल बुकलेट का, आप सबसे पहले बुकलेट खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूफ दिखाई देगा आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ के बाद में एक और चीज लिखी हुई है, कुछ एक नोट है, नोट पॉइंट, in particular the distance of a point pxy from the origin 0,0 is given by OP is equal to square root of x square plus y square, क्योंकि x माइनस 0 करने से कोई फायदा नहीं है, तो समझ गई बात। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें नोट पॉइंट की तरह दिए हुए हैं। कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट्स के बारे में नीचे लिखा हुआ है, इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, तो वो भी है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन दिया हुआ है, साथ में उसकी हिंट भी दी हुई है मैंने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस की और हिंट मिलेंगी, लड़की के ऊपर एक बादल बना हुआ है, सोच रही है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, फिर सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, और फिर उसके बाद में सॉल्व, जो कि मैं यहाँ पे करवाऊंगा, फिर आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। उसके बाद में आप एक चीज देखेंगे सर, पेज नंबर 5 पे सेंट्रोइड मेंशन किया हुआ है,
सेंट्रॉइड ऑफ दी ट्राइंगल, इसके ऊपर क्वेश्चन पिछले साल मतलब पिछले 3 सालों में एक बार आया है, तो इसको अपन बहुत ध्यान से कंसेप्ट को मेरे को याद था ये करवाना है, तो इसको मैंने बुकलेट में मेंशन किया है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन भी दिए हैं और प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका बनाया है। ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में अब अलग कार्यक्रम है। अब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 सेक्शंस में 20-20 करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखिए आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे जो कभी ना कभी किसी एग्जाम में आ चुके हैं। कितने क्वेश्चन है सर? 63। अगर आप डेली 9 क्वेश्चन करो तो 1 वीक में निपटा दोगे। अगर डेली आप 9 क्वेश्चन करो तो 1 वीक में निपटा दोगे। और क्वेश्चंस का लेवल इतना शानदार है सर, मैं गारंटी दे रहा हूं, आज नहीं, आज से 10 साल बाद भी, मैं अब 10 साल बाद की बोल रहा हूँ, आज से 10 साल बाद भी इस बुकलेट के बाहर क्वेश्चन नहीं जाए इन दोनों चैप्टर से। ठीक है, आज से 10 साल बाद भी जाए। आगे बढ़िए सर। सबसे लास्ट पेज में मैंने एप्लीकेशन डाल रखा है इसमें, क्योंकि एप्लीकेशन में ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। तो आपके लास्ट पेज में आप देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे ही खत्म होता है उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, और आपकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शीट में शुरुआत में 10 एमसीक्यू दिए हुए हैं, 8 प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10 फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और उसके बाद में चलता चला जा रहा है कहाँ तक, 42, और फिर उसके बाद में कुछ और टाइप 13 क्वेश्चन अलग से। तो टोटली आपके लगभग 63 के आसपास क्वेश्चन हो रहा है। 63 क्या ज्यादा ही है, 75 के आसपास होंगे। लेकिन क्या होगा जब आप शुरुआत के 10 क्वेश्चन करोगे ना, तो 11वां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको लगने लगेगा कि यार इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है, तो आपको वो दोबारा करने की इच्छा है तो करो, नहीं करना तो कोई बात नहीं। लेकिन बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने सबसे सुंदर चीज है, आप इसकी सुंदरता को अगर नहीं देख पा रहे हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप आरडी पार्टी के पीछे भाग रहे हो तो मैं आपको सीधा एक कॉल दे रहा हूँ कि मेरी बुकलेट कर लो, तुम्हारी आरडी हो जाएगी, और तुम आरडी कर लोगे लेकिन मेरी बुकलेट नहीं कर पाओगे। सच बता रहा हूँ मैं, तुम्हें मजाक लग रहा हूँ, तुम आरडी कर लेना और उसके बाद मेरी बुकलेट ट्राई करना, तुमको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन तुम मेरी बुकलेट ट्राई कर लो पूरी, उसके बाद में तुम आरडी करोगे, तुम्हें आरडी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कोई भी बुक, ये बुक जो है ये सोल ऑफ मैथमेटिक्स है, मेरे 7 साल 8 साल की तपस्या है, ये मजाक नहीं है, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है सर, नेक्स्ट जेन क्लास इज द सोल ऑफ मैथमेटिक्स। तो थोड़ा सोच समझ के बनाई गई चीजें हैं सर। 2011-12 के बाद से मैंने पहली बार काम करना शुरू किया था, तो धीरे धीरे इतने सारे पैटर्न चेंज हुए, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बढ़ते चले गए और कुछ हटते भी चले गए। शानदार चीज है। आप लोगों के सामने मेरा वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क, मतलब जैसे ताजमहल होता है ना, लोगों के लिए ताजमहल होगा, मेरे लिए बुकलेट है। एक एक क्वेश्चन क्राफ्टेड। तो शुरू करते हैं सर। पहले अपन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शीट आप लोग लगाओ, डाउट्स आएगा मेरे को बताना, जो भी डाउट्स आएंगे वी विल डू अकॉर्डिंगली, विल सॉल्व। लेट हो गए क्यों? तुम बेटा उसमें क्यों नहीं आ रहे हो? हाँ इसमें ही आओगे, अब इसी में आओगे, ठीक। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं जनरली पूछ रहा था। ओके नाउ विल स्टार्ट विथ एमसीक्यू छोड़ रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। एमसीक्यू में इकट्ठे करा दूंगा, तुम्हारे अब रिवीजन कराऊंगा तब तुम लोग कर लेना, जैसे भी हो पाए तुम पे, नहीं हो पाए तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक जरा क्वेश्चन पढ़िए सर। पहला क्वेश्चन, what is the angle of elevation of the vertical flagstaff of height 100√3 meters from a point 100 meter from its foot? भाई वर्टिकल फ्लैग स्टफ, ये हो गया आपका फ्लैग स्टफ, और इसकी आपको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो ये फ्लैग स्टफ हो गया आपका। क्वेश्चन पता चल गया कौन सा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 का लास्ट का सेकंड पेज देख लो, उसमें पेज नंबर तो अगर पढ़ा नहीं है, पीछे बुकलेट का फर्स्ट पेज हटाओ, सेकंड पेज पे आ जाओ, वहां पे नीचे लिखा हुआ है एमसीक्यूज के नीचे
आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं सो दैट यू कैन चेक इफ यू वांट। आप चेक कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन का इस बुकलेट में आंसर आपको गिवन है एक्सेप्ट द इलस्ट्रेशंस, क्योंकि आपको पता है इलस्ट्रेशंस इसलिए दिए जाते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। आपको पता होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन का अगर आंसर आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए उस पर कि मैंने निकाला आंसर सही होगा, तो इलस्ट्रेशंस उसमें आपकी हेल्प करते हैं। नहीं हमने किया है भाई साहब, गलत हो ही नहीं सकता। उस तरह का भी एटीट्यूड जरूरी है, क्योंकि पेपर में आपको आंसर थोड़ी मिलेंगे देखने को, समझ रहे हैं आप? तो आंसर देखने की आदत जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब तक ही बेटर है, उसके बाद में वो तो प्रॉब्लमेटिक हो ही जाती है। अब आगे यहाँ पे देखें सर, फ्लैग स्टफ है, परपेंडिकुलरली मानेंगे, कोई भी चीज अपन को नहीं दी है वो अगर स्टैंडिंग है तो हम उसको परपेंडिकुलरली मानेंगे, 90 डिग्री बना दिया। फिर लिखा हुआ है इसकी हाइट दी हुई है 100√3, इसकी हाइट कितनी है और ये इसकी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट जिससे वो देख रहा है और एंगल थीटा बन रहा है, वो डिस्टेंस कितनी है 100। तो आपको ये थीटा बता रहा है, तो मुझे इसको बताइए परपेंडिकुलर आपको गिवन है, बेस आपको गिवन है, और परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वो भी आपको पता है कितना होता है, वो tan थीटा होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया सर, √3। √3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan 60 की वैल्यू √3 हो गई, 10 से 10 हट गया, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। दैट इज योर आंसर। नोट करना, जल्दी से नोट करते जाइए, साथ साथ नोट करना है इसमें, आप बुकलेट में कोई रुकना नहीं है। आज जीटा बैच में मैंने कितने क्वेश्चन करा दिया आपको बता दूं, पहला पेज ये पूरा निपटा दिया मैंने, ठीक है। कुछ होमवर्क भी दिए गए हैं बच्चों को, आपको इससे जाना ही करना है, मुझे लगता है आप कर सकते हो। बढ़िया आगे, a ladder makes an angle of 60 degree with the floor and its lower end is 20 meter away from the wall, 20 meter from the wall। तो सर मान लीजिए ये आपकी वॉल है, ये फ्लोर है, ठीक है, और ये लैडर हो गई आपकी, ठीक है। ये 20 मीटर वॉल से दूर है, और क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, लैडर 60 डिग्री एंगल बना रही है। और क्या दिया हुआ है सर, lower end is 20 meter away from the wall, find the length of the ladder, you have to find out, this is the value, I'll assume it L। सर मुझे एक बार बताइए बेस कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री 20, और हाइपोटेन्यूज L। बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos, cos 60 डिग्री। तो यहाँ पे 20 अपॉन L, cos 60 कितना हुआ बेटा 1/2, L इक्वल टू कितना आ गया, लेडर की लेंथ कितनी आ गई 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, द शैडो ऑफ द बिल्डिंग 100 मीटर लॉन्ग when the angle of elevation is 60 degree, find the height of the building। शैडो 100 मीटर की है, आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। तो भाई इसमें आपको एच पता करना, मतलब परपेंडिकुलर पता करना, बेस दिया है। तो आप बताइए सर tan 60 कितना हो जाएगा, और √3 तो होगा यहाँ पे, h/100 नहीं हो जाएगा, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, 100 का मल्टीप्लाई हुआ, h की वैल्यू कितनी आ गई 100√3। लेकिन पीछे आंसर दिया हुआ है 1.732 के मल्टीप्लाई के बाद में जो आता है वो, तो √3 की वैल्यू 1.72, तो 173.2 meters would be the answer given in the answer sheet। तो आपका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही आंसर सही है। आप ये ना समझें कोई सा आंसर आपका गलत होगा, ये भी सही है और ये भी, आप कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको छोड़ के आएंगे तो भी सही है, इसको कर देंगे तो भी बहुत सही है, समझें। अगर ये एमसीक्यू में आ गया तो आपके पास में ये वाला तरीका, ये वाला दोनों पता होना चाहिए, हो सकता है आंसर इस फॉर्म में दिया हो सकता है आंसर इस फॉर्म में दिया हो, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बताए, समझ गए। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, सिंक में बोलिए 1.732। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, 1.414। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732,
√2 1.414, √5 2.236, 2.236। ठीक है, आप ये वैल्यू याद रखने की कोशिश करें, √2 √3 √5, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं √7, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं √10। बस यहां तक काफी है। ठीक है, करना बहुत आसान है सर, ये 3 वैल्यू तो याद हो ही जाती हैं, ये 2 वैल्यू और याद करके रखें बस। जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, 7 और 10 की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक आध क्वेश्चन में कभी कभार फंस जाते हैं। आप रूट में लिखोगे आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन √3 की बड़ी इंपॉर्टेंट है और √2 की वैल्यू भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, √5 की वैल्यू 2.236। कोई प्रॉब्लम? बस इतनी बहुत है तुम्हारे लिए, मेरे को इससे ज्यादा याद नहीं। √7 √10 की मैं भी भूल जाता हूँ एग्जैक्ट। इसका तो पता है, √10 का 0.03 कुछ होता है, और √7 का 2.4 कुछ ऐसा होता है, बट मेरे को ऐसा एग्जैक्टली याद नहीं है। बोलो 2 और बस 3 मिनट तक देखना है बस। और √10 की 162, 3.162। तो याद करने वाली चीजें नहीं है, वही थ्री वैल्यू काफी है। वो जरूरी क्यों है? क्योंकि देखो 1/√2 है तो उसमें √2 आता है 45 डिग्री में, और √3/2 यहाँ पर 1/√3, तो √3 और √2 की वैल्यू का जाना आवश्यकता है आपको। √5 की नहीं है, √10 की नहीं है, और √7 की भी नहीं है। और निकालने का तरीका पता ही है तुम्हें, डिवीजन रूल। लेकिन पागल हो गया, वैसे ही इतना लेंथी पेपर पैटर्न है, ऊपर से तुम डिवीजन रूल से निकालने बैठा हो। दिल है ना, दिल है तो फड़फड़ा जाएगा, वहां पे फड़फड़ा जाओगे। मल्टीप्लाई की वजह डिवाइड करोगे तुम, याद रखना। 0 से 0 नहीं का भी कटेगा, हो सकता है जो वाले पेज पे 0 लगा वो वाले पेज पे 0 कट रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने आप को अभी से तैयार करो। जब अंकुर पांडे पैटर्न की तारीफ करने लगे तो सीबीएसई ने कुछ अच्छा ही बनाया होगा भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ सीबीएसई की, पहली बार। बहुत अच्छा पैटर्न है, इतना अच्छा पैटर्न है कि बच्चों को बैंड बजा देगा ये। मेरे को खुशी हो रही है, सच में खुशी हो रही है, बजना भी चाहिए तुम्हारी, तो तुमने मजे किए ना कोविड में जिसने किए। और आगे बढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। 4 लैडर 20 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल। ये रही बॉल, ये रही लैडर, 20 मीटर की लैडर प्लेस्ड अलोंग द वॉल कर दिया। और बताइए क्या बोला गया? The ladder 20 meter long plays a vertical wall of height 10 meter। तो बॉल की हाइट 10 मीटर हो गई। क्या करना है आप? डिस्टेंस बिटवीन द पोल, ये तो आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, या फिर आप कोई साइन कॉस जो भी लगाना है वो भी लगा सकते हो। एंगल नहीं दिया, पाइथागोरस ही लगा देना। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? एंड आल्सो द इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर विद द हॉरिजॉन्टल। तो आपको थीटा भी फाइंड आउट करना है। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए सर देखिए सर, ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये क्या है? तो वैसे अपन ने जरा इसकी b की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो b का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए? 20 का। तो b स्क्वायर प्लस का 100 इज इक्वल टू कितना आ गया? 400। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 100। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? तो b की वैल्यू रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 300 स्क्वायर और 10 रूट 3। ये b की वैल्यू आ गई आपकी कितनी? 10 रूट 3। 10 रूट 3 b की वैल्यू आ गई। आपको थीटा निकालना है। आप थीटा निकालने के लिए टेंशन ही मत लो, थीटा निकालना है क्या? परपेंडिकुलर, ये क्या? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है?
साइन थीटा क्या होता है सर? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ना। तो परपेंडिकुलर कितना आपका 10, हाइपोटेन्यूज कितना 20, तो अपन को 10/20 कितना है? 1/2। भैया 1/2 जानी पहचानी शक्ल लग रही है। हाँ, साइन थीटा, तो थीटा वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 30 डिग्री आ गई। तो थीटा की वैल्यू अपन यहाँ पे कितनी रख देंगे सर? दैट वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. What is the angle of elevation of sun when the angle of when the length of the shadow of the pole is 1/√3 times the height of the pole? अब यार लो, हटा दूं? बेटा नोट नहीं किया हो तो जबरदस्ती ऐसा नहीं बोलते हैं, कान निकल जाते हैं। What is the angle of elevation of the sun when the length of the shadow of pole is 1/√3? Beta, length of shadow of the sun you have to find out. What is the angle of elevation when the length of shadow of the sun of the pole 1/√3 टाइम हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल ये हो गई, ये 1/√3 टाइम्स एच उसकी शैडो हो गई। ये एंगल थीटा आपको फाइंड आउट करना है सर। तो ये पोल है सर, ये क्या है सर? पोल। ये क्या है सर? शैडो। बेटा जो शैडो है वो 1/√3 टाइम्स है किसका? हाइट ऑफ द पोल का। ठीक है सर, तो हाइट ऑफ द पोल का 1/√3 टाइम्स आपका क्या आ जाएगा? शैडो। तो आप मुझे एक बार बताइए, h/1/√3h कितना होना चाहिए? tan थीटा होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? कंफर्म है आपको? अब सर ये h से ये h कर सकता है, ये आपको मालूम है 1/1 है, तो √3 कहां पे जाएगा? ऊपर टॉप पे। √3 = tan थीटा। कोई डाउट है रेजल्ट सर से पूछ सकते हो। ठीक है, मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ेगी अब। tan 60 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया? tan थीटा। थीटा = ओके सर। आगे बढ़िए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। A man 1 point, sorry, a flash of 6 meter high throws a shadow 2√3 meter long on the ground. कर लोगे? कर लोगे ना? एग्जाम्पल्स, इसको होमवर्क डाल दो। नंबर 6 आपका होमवर्क है सर। कर ले, नोट कर ले, जल्दी कर। नंबर 6 आपका होमवर्क है, जल्दी कीजिए। सेवन पे आइए। A tree 10 into 2 plus √3 meter high is broken and the end fell down.
ये क्यों है? देखिए सर ध्यान दीजिए, ये पेड़ था, ये ऐसे गिर गया यहाँ पे, ठीक है, इसकी टोटल हाइट कितनी दी है? आवाजें बंद करने कृपया। टोटल हाइट कितनी दी है? संडे को आपका टेस्ट है, याद है आपको कि नहीं है? नहीं है तो बता दो, 0 नंबर कर दूंगा। तो इसमें लिखा हुआ है द विंड एट द हाइट ऑफ 10√3 मीटर फ्रॉम इट्स रूट। तो 10√3 मीटर उसके रूट के ऊपर से वो टूट गया। अगर आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आप ये देखोगे कि 20 + 10√3 है। अगर ये 20 + 10√3 है और 10√3 टूट चुका है तो ऊपर वाला कितना पार्ट होगा? और ये 20 ऐसे टपक जाएगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे कितना आएगा? उसके बाद में वो क्या बोल रहा है, ऑफ द टॉप वेयर द टॉप मीट्स द ग्राउंड इज 10 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना है सर? 10 मीटर है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, इसमें लिखा है वेयर द टॉप मीट्स द ग्राउंड, द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ the tree to the point where the top meets the ground is 10 meters. Find the angle of elevation made by the top of the tree with the ground. So this angle is what you have to find out. अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। आप इसको ले लीजिए सर, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, यहाँ पे इसको ले लो, इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, किसी को भी ले लो। आपको देखना है कि साइन थीटा कॉस थीटा अपने अकॉर्डिंग कि आपको जिससे भी सूटेबल लग रहा हो उससे आप कर सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़िए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 देखिए, सेम टू सेम है, कर लेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 योर होमवर्क। ऐसे 7 तो मैं अभी भी करा सकता हूँ सर। देखो मैं करता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? कॉस थीटा होता है। बेस कितनी है? 10, हाइपोटेन्यूज कितनी है? 20। कॉस थीटा की वैल्यू पता करना है। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? आप कोई सा भी रेशियो ले लो, आप परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज ले लोगे तब भी आपका आंसर √3/2 आएगा, जो कि cos sin 60 की वैल्यू होती है। तो वो साइन लेना पड़ेगा, समझ गए? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और होमवर्क सर वो आपको ही करना है सर। सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 7 जैसा। तो इसके नीचे 8 लिख दीजिए, सेम है 7। ये आपको घर पे से करके लेके आने हैं सर सारे, और क्लास नोट्स में अपलोड करवा दूंगा मैं एक एक चीज सर। एक बात और है सर, पीडीएफ होगी अगले महीने, अपना पूरा का पूरा स्टफ उस पर अपलोड करके रखना, नहीं तो पता पड़ा कि तुम्हारे पेरेंट्स के सामने तुम्हारा मुंह सूख रहा है। समझ में आ गई बात? तो मजाक लग रहा होगा, मैं पूरा रिकॉर्ड बनता है मेरे यहाँ पे, ये बात मालूम है आपको। अटेंडेंस हो, असाइनमेंट हो, टेस्ट हो, क्लास नोट्स हो, सबका रिकॉर्ड बनता है, ठीक है। इवन आपने कितने नोट्स लिए हैं, आप किस दिन एब्सेंट थे और आपने क्या एक्सक्यूज दिया था, वो भी लिखा हुआ है। लिखा भाई साहब, रजिस्टर मंगा मैडम, रजिस्टर देना, देख ले। आगे बढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग आंसर टाइप। क्वेश्चन नंबर 1, ladder resting against the vertical wall is inclined at an angle of 30 degree with the ground. The foot of the ladder is 7.5 meter from the wall. Find the length of the ladder. कर लेंगे? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अरे हाँ बहुत कम बोल रहे हैं, जो नहीं कर पाए तो चिल्ला के बोला करो नहीं कर पाएंगे, बताओ। नहीं तो बेटा मेरे पे इतने सारे क्वेश्चन है, मेरे को तो आगे बढ़ना ही है। ऑनलाइन की तो खैर पढ़ने में रुचि नहीं है। ऑनलाइन कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब ऑनलाइन वालों के पास बुकलेट ही नहीं होगी, क्या करें बेचारे वो। सर क्वेश्चन पढ़ दो। क्वेश्चन पढ़ तो रहा हूँ। The ladder resting against the vertical wall is inclined at 30 degree to the ground. The foot of the ladder is 7.5 meter from the wall. Find the length of the ladder. ठीक है, ऐसा करो फोटो भेज दो व्हाट्सएप पे जरा इसका, जल्दी से पहले पेज का। कोई है? भेज दे यार, निकाल, बैलेंस ही नहीं। इतना नेट क्यों चलाता है?
देख लो बेटा जरा, मैं भिजवा दिया, ठीक है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है Yes, बेटा? sir. Yes, sir. मैंने बुकलेट का पेज भिजवा दिया है, लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 1 देख लो जल्दी से। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1, the ladder resting against the vertical wall is inclined at an angle of 30 degree with the ground. The foot of the ladder is 1. देखो मैं बना देता हूँ। लैडर इंक्लाइन कर रही है 30 डिग्री पे, ये वाली क्या हो गई आपकी लैडर, ठीक है। फुट ऑफ द ग्राउंड, लैडर के ग्राउंड से कितना डिस्टेंस है, 7.5। आपको ये फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ लैडर, कर लेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2, सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर रोप। एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोग करेंगे, होमवर्क डालिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क 1 2 मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, गोले में लिखते जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस पर लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको बोलो लेवल वाला क्वेश्चन, किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। देखो क्वेश्चन को, आपको हम यूं ही नहीं बोलते कि भाई साहब कहीं से भी पूछ लेना। पढ़ो क्वेश्चन, मजा आया तुम्हें। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। सबसे पहले बनाइए सर एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, उसकी रूफ पर एक धागे से एक पतंग उड़ रही है, और जो पतंग उड़ रही है किसी भी हाइट पे मान लेते हैं, इस पॉइंट पे मान लेते हैं, ठीक है। ये डोरा कहाँ पे बंधा हुआ है भाई साहब? रूफ पे। बात समझ में आ गई? मंजा कहते हैं, मंजा क्या कहते हैं। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग इज 10 मीटर हाई इज 180। ये कितना है सर? धागे की लेंथ 180 है। क्वेश्चन थोड़ी सी ट्रिकी इंग्लिश में पूछा गया है बेटा, तो थोड़ा सा इंग्लिश का भी बहुत विशेष ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे सर। ये कितना हुआ सर? 10 मीटर। अब मुझे एक बार बताओ, स्ट्रिंग ऊपर है, उसने क्या बोला, आगे पढ़िए। आवाज नहीं करो बेटा। If the string makes an angle theta with the level ground, बेटा अगर ग्राउंड से एंगल कितना बन रहा है, थीटा, तो ग्राउंड कहां पे होगा? नीचे तो होगा। और ग्राउंड से क्या एंगल बन रहा है सर? बहुत ध्यान से देखना, ग्राउंड से एंगल थीटा बन रहा है, मतलब कि चुप रहो, ये आपकी जो स्ट्रिंग है ना, इसको और खींच के पीछे को लाया जाएगा, तो ग्राउंड से लेवल कितना बनेगा? ये ग्राउंड से एंगल कितना बनेगा? थीटा। समझ में आई बात? ग्राउंड से एंगल कितना बनेगा? अब ग्राउंड से बनेगा तो ये यहाँ पे बंधी हुई है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कैरी होगा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? आपको क्या निकालना है सर? आपको निकालना है हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। भाई साहब रूफ से निकाल लो हाइट बस, ये तो अपन को पता ही है, ये कार्यक्रम तो अपन को पता है कि 10 मीटर का है ना। अपन को जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, ये कितना है सर? h है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करते सर। याद रखिएगा ये लेंथ यहां से लेके यहां तक है 180 बस, समझ गए सर? तो आप सबसे पहले मुझे वो बताएं, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, समझ गए? अब ट्राइंगल कौन सा चाहिए आपको? ए और ये बी और ये, इसके अलावा भी आपको कुछ गिवन है सर। 10 थीटा गिवन है, कितना? 4/3 3/4 है। ठीक है सर, तो 10 थीटा कितना आ गया आपका? 4/3। हाउ हाई इज द काइट फ्रॉम द ग्राउंड? तो टोटल हाइट अपन को फाइंड आउट करनी है काइट की फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी सर? ध्यान से देखिए, h + 10 मीटर्स। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो अब इसकी h की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये वाले ट्राइंगल में ध्यान से देखना पड़ेगा।
प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये दो चीजें पता हैं और दिया मुझे है tan थीटा। तो सर अगर आपने सच में कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा, मैं बता रहा था ना कि कंसेप्ट का खेल है सर पर, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये बात मालूम होगी कि ये 90 डिग्री हो गया, अगर ये एंगल थीटा है तो ये 4 हो जाएगा और ये 3, और ये 4 और 3 है तो ये कितना हो जाएगा? तो बताओ साइन थीटा कितना हो जाएगा? चूज हुआ? हमको बस यही देखना है। और उसने आपको थीटा दे भी दिया एक तरह से, 4/3 लिख दिया है, और रेशियो पे बात कर रहा है। और अपन रेशियो की वैल्यू पहली बार जिंदगी में पुट कर रहे हैं सर, जबकि अपन पूरे चैप्टर एनसीईआरटी खत्म कर चुके हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हैं पूरी तरह से। ये केस स्टडी में आ सकता है, यहाँ पर 4 नंबर तो मुश्किल है, केस स्टडी में तो नहीं देगा, 5 नंबर में भी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं। इसमें से यहाँ तक के क्वेश्चन आने के चांसेस 3 नंबर के ज्यादा होते हैं, बट फिर भी क्योंकि इस बार पॉसिबिलिटी है 5 मार्क्स की, 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर में सब लोग घुसने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री घुस जाता है, तो एप्लीकेशन की जगह नहीं बनती थी, लेकिन अब क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन अवेलेबल है तो ये जगह बनती है। अच्छे से पढ़ के आना है, पेपर प्राण निकल जाए, पेपर वहीं त्याग दो तुम। संडे को जो टेस्ट है 3 घंटे का है सर, 80 मार्क्स का। 12 बजे से क्यों रख लें? स्कूल संडे को कौन जानता है? फिर हम 3 से 6 रख पाएंगे फिर, लेकिन उसमें हमारे स्टाफ का पूरा दिन बेकार हो जाता है, इसलिए मॉर्निंग ही प्रेफर करते हैं। 3 घंटे का टेस्ट होगा तो पेपर किस किस के रह गए अभी? तुम्हारी तुम सोच लोगे तुम्हारी कितनी बुरी हालत खराब कर दी गई है, और अक्टूबर में पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ये नवंबर दिसंबर में क्या कराएंगे? जो कुछ नहीं करा पाएंगे, और फिर दिसंबर में कहेंगे आपसे प्री बोर्ड है आपके। देखना भी क्वेश्चन ऐसा उड़ेगा स्कूल में, सिलेबस बहुत बढ़िया तरीके से। आगे बढ़िए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सर, आवाज बंद, हो गया बस। क्वेश्चन नंबर 4, the angle of depression of a ship is seen from the top of 120-meter high lighthouse is 60 degree. How far the ship from the lighthouse? कर लोगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है तो ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना ना भूलें जी। हाँ, ये वाली बात बताना भूल गया। एनटीएससी गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है, और उसको अनिश्चित काल के लिए कैंसिल कर दिया है। कारण है फंड नहीं है हमारे पास, गवर्नमेंट ये बोल रही है। इनके पास में है ना, चुनाव वेल्थ करवाने हो ना तो हल फंड आ जाएंगे, बच्चों के साथ मजे कर रहे हैं। अरे तुम पे फंड नहीं है तो एनटीएससी फीस रख दो ना, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए फॉर्म की, है ना। कल छोड़ो यार बेटा, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं श्राप दे दूंगा गवर्नमेंट को यार। सारे एग्जाम बंद करा दो, सारे स्कूल बंद करा दो, ठीक है। और है ना, वाली यात्रा निकालो, दशहरा वाली यात्रा, पूरे उसमें ट्रैफिक जाम करते हुए, है ना। और ईद पे बढ़िया यात्रा निकालो, गुरु नानक जयंती पे यात्रा निकालो, सब जगह पे यात्रा निकालो, बस बढ़िया। यात्रा निकालने से ये देश बनेगा, पढ़ने से तो बनेगा नहीं। यात्रा निकालो, गधों की तरह यात्राएं निकाल के इन्होंने पूरे समाज की हालत खराब करके रखी है। पढ़ना लिखना बेकार हो गया भाई साहब। अच्छी बात है,
खूब, मैं तो कह रहा था, मैं तो बहुत सपोर्ट में रहता हूँ, खूब यात्राएं निकलनी चाहिए, है ना, खूब बढ़िया, पढ़ाई लिखाई नहीं हो बस, और बच्चों को भी नहीं पढ़ना, गवर्नमेंट को भी नहीं पढ़वाना, पढ़े लिखे हो जाएंगे तो समझदार हो जाएंगे, फिर पूछेंगे सड़क में गड्ढा क्यों है, हमारे पैसे काट रहा है तू टैक्स के, सड़क में गड्ढा क्यों है, पूछोगे ना, कमार हो तो क्या बोलते हैं, ले ले, तो देखा आपने अभी वीडियो, क्या बांट रहे थे, मुर्गी बांट रहा था भाई साहब, साथ में एक दारू का पौवा बांट रहा था, अब मुझे समझ में नहीं आया भाई साहब, मुर्गी लाइव है, एक नेताजी हमारे पता नहीं कहाँ पे साउथ में, हे भगवान, बेटा मैं क्या है ना, मैं जहाँ लोगों जितने लोगों से जुड़ा हूँ उतनों को बताता हूँ सर, आप लोग सच में एक इस देश के अच्छे नागरिक बनना, कभी भी किसी की रिश्वत पे नहीं, अपने दिमाग से सही वोट देना, सही आदमी, ठीक है। लैपटॉप बांट देते हैं, 12th क्लास वाले पास आउट बच्चों को लैपटॉप बांटा, क्यों, अरे वो ने लैपटॉप बांट दिया हमारे बच्चे को, बच्चा क्या है पहली बार आ रहा है, वोट देने वाला है अभी, 18 का हो गया ना, बच्चे को लैपटॉप बांट दिया तो वो तो कहेगा कि भाई कम से कम 5 साल तो मैं कोई वोट दूंगा, उसके परिवार वाले बोले और किसी ने तो कुछ नहीं किया, लैपटॉप को दे दिया, सबरा परिवार वाले किसको वोट देंगे, उसको जानने वाले परखने वाले, सब वोट की राजनीति है ना, ये अभी चुनाव कैंसिल करवा, नालायक, गुस्सा आती है मेरे को, ऊपर से अनिश्चित काल के लिए, क्या बोलोगे आप, अनिश्चित काल का मतलब ये होता है कि भाई साहब एनडीए खत्म कर दिया उन्होंने इस तरह से, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे युवा नेता हैं, युवा नेता है ना बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे आपने फोटो देखे होंगे रोड पे लगे हुए, जिनका जन्मदिन उनका जन्मदिन, चलन दो इस देश को, ऐसे ही चलन दो, चमचे भक्त तो यही चलाएंगे देश को, कुछ नहीं हो सकता वहां, तो यार 30 में क्या हुआ, कौन सर, मैं तो भाई साहब 2030 तक है ना टीचर ही बना रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ी मेरी वो है, अभी माहौल चल रहा है ना, मन करता है कि जैसा हम, क्या मतलब है बताओ, एनटीएससी एग्जाम बंद कर दिया, गुस्सा तो ऐसी आती है, ठीक है ना, बुरा बुरा लगता है भाई, अब हमें किसके लिए बुरा लग रहा है बताओ, हमें हमें क्या है, तो रेपुटेटेड टीचर है तो पूरे ग्वालियर जानना, हमें क्या करना, तो हम बच्चों के लिए बुरा लगता है, तभी तो हमने तो कर दिया अपना जेई लॉन्च, बाढ़ में जाए, तो ये तो दिख रहा है ना, देखो सर मैंने वैसे भी ये जब कोचिंग की शुरुआत करी थी, 11-12 से शुरुआत हुई, पता चला 11 में बच्चा डर डर के मैथ में आ ही नहीं पा रहा, उसको एलसीएम लेना नहीं आ रहा, तो मैंने 9-10 पढ़ाना शुरू किया, फिर देख रहा हूँ कि और गड़बड़ आ रही है 9th में, तो 8 पढ़ाना शुरू किया, फिर देखा कि 8th क्लास वाले भी मरे मराए आ रहे हैं, 6-7 चालू करके टीम बना दी, अब इतना बढ़िया चल रहा था, 11-12 में लोग अच्छा कर रहे थे, तो मेरे को टेंशन नहीं हो रही थी, 3 साल से सुन रहा हूँ जब से कोविड की स्थिति आई है, 3 साल के आप देखेंगे रिजल्ट गिरता चला जा रहा है हर जगह पे, चाहे यही का देख लो, चाहे आप नीट का देख लो, हर तरह का रिजल्ट गिरता चला जा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम आई 11th-12th में, तो भाई साहब हमने इसी साल लॉन्च कर दिया अपना 11th-12th, अगली साल से हमारा जेई का लॉन्च है भाई साहब, लेकिन हम पढ़ाएंगे सिर्फ मैथ्स, रट्टे नहीं पालेंगे, फिजिक्स के ना केमिस्ट्री के, नहीं वो रट्टे होते हैं, नहीं, आप जाओ कहीं पे ही पढ़ो, आपको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, हम बैठे बस, बाकी यार फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अच्छे टीचर्स हैं, अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैथ्स में तो मर गए हैं, जीवन जीवन खत्म समाप्त हो गया, तो बताया ना मैंने, फिजिक्स में कितने मार्क्स थे भाई साहब, फिजिक्स में एक बच्चे को 7 नंबर थे मैथ्स में, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैथ्स में 7 नंबर, और फिजिक्स में बंदे के थे 90 भाई साहब, लड़के के प्राण निकाल दिए, मतलब मैं तुम्हें भाई साहब रिजल्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, तुम लोग अचंभित रह जाओगे,
मैथ्स का परफॉर्मेंस इतना बुरा रहा है इस साल ग्वालियर का, बहुत ही बुरा। आपको क्या लगता है कि ये अंडर 1000 रैंक 2 ही आई हैं या फिर 1 ही आई हैं? क्यों आई हैं? ऐसा ऐसा पता है क्यों हुआ है? क्योंकि मैथ्स गोल है सबका। प्रॉब्लम फिजिक्स में नहीं है। नहीं तो आप मार्क्स सर्च कर लेना सर, तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आए हैं, केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आए हैं बच्चे के, मैथ्स में गोल 0 के आसपास। मजाक मजाक में उठ के चला गया वो पेपर देने। इस समस्या को एड्रेस किया है मैंने सर। कोई भी काम में समस्या होती है तो ही करता हूँ, जबरदस्ती समाधान लेके नहीं कि हम भी खड़े हैं भाई साहब आइसक्रीम हमारी भी खा लो। आइसक्रीम का ठेला और टिक्की का ठेला नहीं है, ये कहीं कहीं भी खोल दिया कुछ भी, चलो आज हम जो आलू की टिक्की चालू कर देते हैं, ऐसा थोड़ा ही है। प्रॉब्लम्स है यार। एनडीएससी का एग्जाम बंद कर दी, बताओ एनडीएससी मतलब क्या बताऊं मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे एनसीईआरटी से थोड़ा लेवल कम ही है इसका। क्यों कम है? एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन 2 नावों के लिए पूछा गया, इसमें 1 नाव के लिए पूछा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है दी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सीन फ्रॉम अ टॉप ऑफ 120 मीटर हाई लाइट हाउस। तो 120 मीटर हाई लाइट हाउस के टॉप से देखा जा रहा है। तो बेटा अगर टॉप से देखेंगे तो क्या आएगा? डॉटेड लाइन। इसके बाद में वो क्या बोल रहा है? एक तो क्वेश्चन हो जाता है 120 मीटर टॉल से लाइट हाउस से नीचे की तरफ देख रहा है एक शिप को, ठीक है? तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करके बतानी है सर, कोई दिक्कत है आपको? ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? हो गया काम, कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। अ बॉय 1.7 मीटर टॉल, उसमें गर्ल थी और 1.6 मीटर टॉल थी, कर लोगे? डालो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। A straight highway leads to the foot of the tower of height 50 meter. From the top of the tower, the angle of depression of the 2 cars. NCERT है टोटल, तो ये आप कर लेंगे। 7th वाला भी आपका होमवर्क है। 8th वाला, the 2 points A and B on the opposite sides of the tower. तो एक टावर है बेटा, उसके अपोजिट साइड में 2 पॉइंट है, एक ए है और एक बी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। एक टॉप से एंगल बना रहा है कितना? 45, और एक कितना बना रहा है? 60। चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 है, 30 है, सॉरी 30 और 45। तो 30 और 45 दो एंगल बना रहा है। आपको क्या फाइंड आउट करनी है? डिस्टेंस। टावर की हाइट कितनी दी है आपको? 40 मीटर। मुझे क्या बताओ, इसको क्या मैं एक्स मान सकता हूँ? एक्स छोड़ो, ए मान लो। इसको क्या मैं ए मान सकता हूँ? क्या इसको बी मान सकता हूँ? क्या यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल, जहां से मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? क्या यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ? अब आप अगर ए और बी की वैल्यू निकाल पा रहे हो तो उन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या डिस्टेंस निकल आएगी? तो इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 8 की हिंट है। Question number 9, two men on the either side of the tower 60 meter high observe the angle of elevation of the top of the tower 45 and 60। यहाँ पे 2 आदमी खड़े हुए हैं, एक 45 और एक, तो भैया ये एंगल 45 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? इसकी डिस्टेंस ए मान लेते हैं, इसकी डिस्टेंस बी मान लेते हैं। पूछा क्या गया है? वही चीज जो इसमें पूछा था कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस बता दो। ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकाल दो, बता देंगे। ये 9th हो गया, तो 9th भी सेम है, 8th 9th और 10th तीनों सेम है। अब 10th वाला क्वेश्चन देखो, वो इंटरेस्टिंग है। चेक कर लिया, ये हो जाएगा। सच में टफ नहीं है बेटा, आप करके देखोगे आपको स्वयं, किसी को लग रहा है टफ मैं करवा दूंगा, आप ये मत सोचना कि सर जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। सच में कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, कुछ होता तो मैं बता ही देता आपको। आगे बढ़िए, ये इसलिए है कि आपका एक वार्म अप हो जाए, क्योंकि शानदार क्वेश्चन जिधर है पीछे। हाँ बेटा बोलो, जल्दी कर लो।
क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। आप अगर 8, 9 और 10 को पढ़ोगे, लैंग्वेज अलग है लेकिन डायग्राम सेम ही बनेगा। देखो आप क्या लिखा है, 2 बोट्स अप्रोचिंग अ लाइट हाउस इन द मिडिल ऑफ द सी फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। आप याद करोगे एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन में लाइट हाउस के सेम डायरेक्शन में थी, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब आपको एक से इधर बनानी है, एक से क्या बोल रहा है जी, एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा एंड बीटा if the distance between the two boats is x meters, prove that the height of the lighthouse is x upon cot alpha plus cot beta। ये तो करवाना चाहिए ना सर, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो सर मुझे एक बार बताओ, सबसे पहले अपन बात करते हैं लाइट हाउस की। ये हो गया आपका लाइट हाउस, ठीक है। इसके दोनों साइड में क्या है, आपके बोर्ड्स हैं। एक ये हो गई बोट ए, ये हो गई बोट बी, ये हो गई बोट ए और ये हो गई बोट बी। दोनों साइड में बोट होने की वजह से जब इसको कहां से देखा जाएगा सर, लाइट हाउस है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है क्या, 2 बोट्स अप्रोचिंग लाइट हाउस इन द मिडल ऑफ द सी इन द डायरेक्शन द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन बोला है, लाइट हाउस को ऊपर की तरफ देख रही है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है सर। एक एंगल ऑफ एलिवेशन आपको अल्फा दिया है, दूसरा आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है। आवाज नहीं बेटा, आवाज करते हो दिमाग खराब होता है मेरा, मत किया कीजिए आवाज। कितनी है सर ये हाइट, हाइट ऑफ द टावर इज h, डिस्टेंस बिटवीन द टू बोट्स इज, दोनों बोट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी दी हुई है, x। बेटा अगर मैं इस डिस्टेंस को a मान लूं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x माइनस a हो जाएगी। अब आप मुझे एक बार बताओ, टू प्रूफ क्या करना है, h इज इक्वल टू x अपॉन कॉस अल्फा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो सर इसमें प्रूफ करना है ना, तो आपको सबसे पहले कॉट अल्फा निकालना चाहिए सर। देखो प्रूफ करने में क्या जरूरत है, कॉट अल्फा की, किसकी, कॉट बीटा की। कॉट अल्फा कॉट बीटा निकालिए, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, आप लोग आराम से निकाल देना। कॉट अल्फा मतलब क्या हुआ सर, पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइट, यहाँ पे समझ गए। तो मैं क्या करूंगा सर, सबसे पहले बेस लिखूंगा, बेस कितना है ये ये डी पॉइंट तक क्या होगा, यही तो होगा, और हाइट कितनी है h। कॉट बीटा कितना होगा बेटा, x माइनस a अपॉन h। ऐड कर दो दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, कॉट अल्फा चाहिए ना बेटा अपन को, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, देखो दिख रहा है ना प्लस किया गया है, तो अपन इसको ऐड करो, x अपॉन h, सॉरी a अपॉन h प्लस x माइनस a अपॉन h। बेटा दिमाग आराम से यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, तो कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल टू h, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, a प्लस x माइनस a। तो यहाँ पर आपके पास में a से a आपने कर दिया कैंसिल, तो ये आ गया x अपॉन h, कॉट अल्फा प्लस कॉट। बेटा x की वैल्यू निकालो जरा, x की वैल्यू, h उधर जाएगा, h इधर आ गया, कॉट अल्फा प्लस कॉट, यहाँ पे क्या है x है, और अगर आप h की वैल्यू निकालना चाहोगे तो आपको इसको h के नीचे भेजना पड़ेगा, कोई दिक्कत। तो ये आपका हैंड्स प्रूफ हो गया, कोई डाउट, इजी है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पेज पे देखो जरा, अल्फा की वैल्यू दी है, बीटा की वैल्यू दी है पहले क्वेश्चन के लिए, और h की वैल्यू दी है, फाइंड आउट करो। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी, दूसरा पुट करेंगे तो दूसरे की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने करवा दिया है, आपको जो होमवर्क दिया है वो कर लाना। सारे क्वेश्चन नंबर 42 तक एटलीस्ट आपको ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 तक आपका होमवर्क है, 42 तक आपको ट्राई करके लाना है। अगर आपको कोई डाउट आएंगे तो हम बात करेंगे उसके बारे में, बीच में संडे भी है क्योंकि हम मिलेंगे अब मंडे को, इसलिए आप ये आराम से क्वेश्चन कर सकते हो।
इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक कंबाइंड क्लास में नेक्स्ट संडे को लूंगा, तो उस दिन अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश कर देंगे। बुकलेट किसकी है? लो देखो जीके और एमएससी का भी और मैथ्स में सिर्फ 4 चैप्टर आ रहे हैं। मैथ्स में सिर्फ 4 चैप्टर और जीके मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना। टेस्ट देना आपकी प्रॉब्लम है सर, मेरी नहीं है, देना ही पड़ेगा। किसी का कोई लाड नहीं चलेगा, मेगा टेस्ट तो मैं लेकर आऊंगा। अभी जाओगे तो टाइम लगेगा। मैं तो निकल रहा हूँ, अलग जाना है मेरे को, अब तू निकल जा।